कहने को तो मैं बाजार से घर आ गई थी, पर लग रहा है मेरी खाली देह ही वापस लौटी है। मन तो जैसे वही बाजार से मेरी बचपन की सखी सुकन्या के साथ चला गया था। शायद उसका संबल बनने के लिए आज आज पूरे 3 वर्ष बाद मिली सुकन्या होंठों पर वही सदाबहार मुस्कान लिए। यही तो उसकी विशेषता है, अपनी हर परेशानी, हर तकलीफ को अपनी मुस्कुराहट में वह इतनी आसानी, इतनी सफाई से छिपा लेती है कि सामने वाले को धोखा हो जाता है कि इस लड़की को किसी तरह का कोई गम है। अरे भाई, आज जादू की सब्जी बना रही हो? विवेक, मेरे पति के टोकते ही मैं यथार्थ के धरातल पर आ गई। अब मुझे ध्यान आया कि मैं खाली कुकर में कलछी चला रही हूँ। वे शायद पानी पीने के लिए रसोई में आए थे। क्या बात है विनी, परेशान हो? इन्होंने पूछा। आओ बैठकर बातें करते हैं। पर खाना, मेरे ये कहते ये बोले, तुम्हें भी पता है मन में इतनी हलचल लेकर तुम ठीक से खाना बना नहीं पाओगी और मैं शक्कर वाली सब्जी खा नहीं पाऊंगा। मैं पलक वेग का चेहरा देखती रही, जो मुझे मुझसे भी ज़्यादा समझते हैं। आज एक बार फिर प्रकृति को कोटि कोटि धन्यवाद देने को मन कर रहा है कि उसने मुझे इतना समझने वाला पति दिया है। फिर से खो गई। विवेक ने मेरे चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, आने दो सासू माँ को, उनसे पूछूंगा कि कहीं आप अपनी ये बेटी कुंभ के मेले से तो नहीं लाई थी, बार बार खो जाती है। फिर इन्होंने मुझे सोफे पर बिठाते हुए कहा, अब बताओ क्या बात है? आपको सुकन्या याद है? कौन? वह शरारती लड़की जिसने हमारे विवाह में मेरे दोस्तों को सबसे ज़्यादा छकाया था। क्या हुआ उसे? इन्होंने पूछा। आज बाजार में मिली थी, पता है। कॉलेज में हम 3 सखियों की आपस में बहुत घनिष्ठता थी। मैं, पारुल और सुकन्या। हम तीनों के विचार, व्यवहार तथा पारिवारिक स्थितियाँ एक दूसरे से एकदम अलग थी। हम तीनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया था। पारुल के पिताजी शहर के जाने माने लोहे के व्यापारी थे। घर में धन दौलत की नदी बहती थी। पापा भी सरकारी महकमे में थे। हम पर दौलत की बरसात तो नहीं थी, पर कोई कमी भी नहीं थी। इसके विपरीत पितृविहीन सुकन्या के घर का खर्च मुश्किल से तब पूरा होता था जब वह और उसकी माँ सारा दिन सिलाई करती थी। इन सब के बावजूद मैंने कभी भी उसके माथे पर परेशानी की एक शिकन नहीं देखी थी। शायद हमारी आर्थिक स्थिति जैसा ही हमारा स्वभाव था। नाजों में पली पारुल जरा सी तकलीफ में घबरा जाती थी तो दूसरी तरफ सुकन्या बड़ी से बड़ी परेशानी भी बिना उफ किए झेल जाती थी। और बची मैं, जिसके लिए सुकन्या कहती थी, अच्छा है कि तू मेरे और पारुल के बीच में रहती है, वरना ये पारुल तो मुझे भी अपनी तरह कमज़ोर बना देगी। कांच की गुड़िया। पारुल भी कहाँ चुप रहती, पलट कर जवाब मिलता, हाँ रहने दे मुझे कांच की गुड़िया की तरह नाजुक। मुझे नहीं बनना तेरी तरह पत्थर, सीने में दिल ही नहीं है। और बदले में सुकन्या ये शेर सुनाकर लाजवाब कर देती थी, आईने को तो बस टूट जाना है, आईना बनने से बेहतर है पत्थर बनो, तराशे जाओगे तो महान कहलाओगे। वक्त की मार देखो, मेरी दोनों सहेलियां टूटकर बिखर गई। जो पत्थर थी वह भी और जो कांच थी वह भी। मेरी आंखों में रुके हुए आंसुओं का बांध टूट गया था। मैं बहुत देर तक वेग की बाहों में सिसकती रही। मुझे बताओ क्या हुआ इसके बाद? तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। काफ़ी देर की खामोशी के बाद वेग बोले, तो मैंने सब कह दिया। हमारा कॉलेज में पहला वर्ष ही था कि पारुल की सगाई हो गई शहर के ही व्यापारी के बेटे विजय से। वे दोनों रोज एक दूसरे से फ़ोन पर घंटों बातों करते थे। वह अपनी सारी बातें हमसे शेयर करती। पारुल की बातें ख़त्म नहीं होती और सुकन्या अक्सर उसे चढ़ाने के लिए कहती, ओफो, जिस लड़की की सगाई हो गई हो उसके तो पास तो फटकना भी नहीं चाहिए। ये सुनकर पारुल रुक जाती और मुझे बीच बचाव करना पड़ता था। मुझे आज भी याद है जब पारुल के विवाह से ठीक 1 महीने पहले विजय ने शादी से मना कर दिया। परिणाम ये हुआ कि पारुल, जिसने कभी छोटा सा दुख भी नहीं